हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रायोरिटी सेट। और दोस्तों आज जो होने वाला है हमारा 17वें नंबर का प्रायोरिटी सेट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले जो है 16 प्रायोरिटी सेट करा दिया हूँ। तो अभी तक 16 प्रायोरिटी क्षेत्रों को नहीं देखे हो तो उन लोगों को भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर जितना भी आपको प्रश्न कराने वाला हूँ तो सारा प्रश्न जो रहेगा प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न रहेगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर ही किसी भी एग्जाम को तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर जो है ना जितना भी अभी तक पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में ना क्वेश्चन वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए मेरे साथ जो है डेली प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने के लिए, और अपने जो तैयारी है तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो बताइएगा कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। 3 कक्षीय हृदय का मतलब होता है चेंबर, जिसको बोलते हैं कि इसमें जो होता है कितने चेंबर होता है। तो वह पहला प्रश्न है कि कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो बताइएगा कौन से जंतु में जो दोस्तों 3 कक्षीय हृदय होता है। तो वह जो होता है उभयचर में होता है। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी बात करें मछली के दोस्तों, तो मछली में जो होता है आपका 2 हृदय होता है। कितने होता है? 2 हृदय होता है। लेकिन पक्षी को बात करें तो पक्षी में 4 हृदय होता है। लेकिन वही जो होता है स्तनधारी जीव, जैसे हो गया हम लोग हो गए, आदमी हो गया, या भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इसमें कितना होता है? तो इसमें भी 4 चेंबर होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। मछली का चेंबर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मछली में कितने चेंबर होते हैं। चेंबर को ही कक्षीय कहते हैं हृदय, तो उसे जो होता है 2 होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन करें। बताइए दिए गए विकल्पों में से जो है कौन सा एक भिन्न शब्द है। तो वह जो है आपका नाक जो है भिन्न है। कौन है? नाक जो है एक प्रकार का भिन्न है। क्योंकि दोस्तों देखिए ये सारा जो होगा ना, किडनी हो गया, लीवर हो गया, आमाशय होगा, ये आंतरिक अंग है। कैसा? आंतरिक अंग है। लेकिन जो होता है नाक जो है एक बाह्य अंग है। कैसा है? बाह्य अंग है। तो यह जो होता है नाक आपका भिन्न अंग हो जाएगा। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है। तो बताइएगा उपचयी एंजाइम जो होता है वो किसमें उपस्थित होता है। तो यह जो उपस्थित होता है आपका विषाणु में उपस्थित होता है। किसमें? विषाणु में उपस्थित होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेढक के दांत है। तो बताइएगा मेढक का जो दांत होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेढक जो दांत होता है उसे कहा जाता है होमोटोंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोटोंड जो होता है मेढक का दांत होता है, इसे कहा जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लार की प्रकृति है। तो बताइएगा लार की प्रकृति कैसा है। यानी कि दोस्तों लार जो होती है वो कैसा होती है? उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। तो लार जो होती है तो अम्लीय होती है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और लार का दोस्तों पीएच मान की बात करें तो पीएच जो मान होता है इसका पीएच मान 6.8 जो होता है इसका पीएच मान होता है। और यह भी दोस्तों ध्यान रखना, अब जो लार जो होती है ना मनुष्य के शरीर में कितने पाई जाती है। तो 3 जोड़ी जो होता है, 3 जोड़ी जो होता है जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जोड़ी जो होती है लार ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में समान होते हैं कहलाता है। तो बताइएगा वायु कोश फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है वायु कॉपुकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कॉपुकाय कहा जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं वायु पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु पोस्ट या वायु कॉपुकाय कहा जाता है। इसी को ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्बिक अम्ल कहलाता है। बताइएगा स्कर्बिक अम्ल जो होता है किस अम्ल को कहा जाता है। यानी कि जो होता है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह स्कर्बिक अम्ल होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो ए का रासायनिक नाम होता है ना वह रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। लेकिन वहीं विटामिन बी का नाम पूछे
तो विटामिन बी का जो नाम होता है थाइमीन होता है। क्या होता है? थायोमीन होता है। थाइमीन जो होता है आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का जो पूछेगा तो विटामिन ई का टेक्सोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल जो होता है, फेरॉल जो होता है इसका रासायनिक नाम हो जाता है किसका? विटामिन ई के। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ी आंत अवशोषित करती है, तो बताइएगा बड़ी आंत जो होती है यह किसका अवशोषित करती है? तो यह जो अवशोषित करती है आपका जल का अवशोषण करता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसमें जो होता है एक में एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वह जो एंजाइम नहीं होता है आपका विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, जो यह विषाणु है, विषाणु की खोज किसने किया था? तो खोज किसने किया था इसके जो खोज किया था लोवेन, किसने किया था? लोवेन हॉक ने किया था। लोवेन हॉक ने इसकी खोज किया था। जबकि वह जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इनोवा वास्की ने किया था। इनोवा वास्की ने इसकी जो दोस्तों खोज किया था। तो यह दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने किया था? तो वो विषाणु की जो खोज किया था वो लेवन हॉक ने किया था, लेकिन जीवाणु को जो खोज किया था वो किसने किया था? तो इनोवा वास्की ने किया था। यह ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न दोस्तों और ही ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी जो होता है शैवाल का अध्ययन करना कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो बताइएगा शरीर के जो होता है थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह जो ग्रंथि होती है आपका जो है डी राइट हो जाता है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है यह शरीर में जो होता है थर्मोस्टेट का जो होता है काम करता है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो अंतःकोशिका पाचन पाया जाता है केवल, बताइएगा अंतःकोशिका जो होता है कोशिकीय पाचन किस में पाया जाता है? तो अंतःकोशिकीय जो पाचन पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया मुख्यतः रूप से को संक्रमित करता है। तो बताइएगा पीलिया जो रोग होता है वो मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है? यह जो रोग संक्रमित करता है आपको इसका यकृत को संक्रमित करता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी रोग में जो तो ना आपका बिलिरुबिन कौन सा आता है? बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन जो होता है इसका मात्रा जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है, जिस कारण से जो होता है शरीर का जो होता है रंग जो होता है पूरा पीला होने लगता है। तो यह ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न जो तो यहाँ से और ध्यान रखिएगा, आंत जो होता है आंत को कौन सा रोग प्रभावित करता है? टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड जो होता है, फाइड जो होता है रोग यह किसको प्रभावित करता है? तो यह आंत का प्रभावित करता है। यह तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो बताइएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन होता है? तो वह जो होता है प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण होता है। तो बताइएगा आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है ना यह यकृत में होता है। यकृत जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा और अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो बताइएगा कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होता है बाहर निकालता है? तो वह जो होता है त्वचा से जो जल और वसा और अन्य जो अपचय जो होता है अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर जो निकालता है वह त्वचा से निकलता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का जो तो उदाहरण नहीं है? तो वह जो होता है आपका 2Mg प्लस का O2 बराबर MgO होता है। यह उदाहरण नहीं होता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो होता है ये आपका बी हो गया या डी हो गया, ये तीनों जो होता है आपका उदाहरण होता है किसका? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का। लेकिन जो होता है ये जो होता है नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जो है पुनः जो है चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसे जो पुनः चक्रण नहीं किया जाता है वो लकड़ी को जो है पुनः चक्रण जो तो नहीं किया जा सकता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, बताइएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है किसका है। तो यह मजबूत क्षार का जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मजबूत क्षार का होता है। ध्यान रखना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो बताइएगा ताजमहल को जो होता है वो किस प्रदूषण से जो होता है खतरा जो होता है उत्पन्न हो रहा है। तो यह जो उत्पन्न हो रहा है दोस्तों आपका किससे हो रहा है, तो जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से जो होता है ताजमहल को खतरा जो उत्पन्न हो रहा है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सल्फर जो डाइऑक्साइड है ना ये किससे लिखता है, ये वाहन से या जो होता है बड़े बड़े होता है ना कंपनी या खदान होता है वहां से जो तो यह धुआं निकलता है। जो आपका किसी भी इमारत हो गया, ताजमहल नहीं होगा, किसी भी कोई भी इमारत हो गया उस इमारत के लिए यह खतरा जो होता है खतरा एक प्रकार से उत्पन्न करता है। यह ध्यान रखिएगा। जो ताजमहल का हुई उसी में से जो खतरा जो है प्रदूषण से खतरा है वह जो है सल्फर डाइऑक्साइड से। किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये आपको एग्जाम में प्रश्न में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखना दोस्तों बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्केन के लिए एक सूत्र है। तो बताइएगा एल्केन के लिए एक सामान्य सूत्र क्या है। तो वह जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ना वह होता है दोस्तों आपका CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाए। यह एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन परमाणु में युग नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बताइएगा परमाणु जो होता है नेक्स्ट प्रश्न है तो कार्बन परमाणु में अयुग्मित नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बताइएगा कार्बन परमाणु में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यह जो संख्या होती है वह 2 होती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है। तो वह जो है अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है वो आपका फलों का पकाना हो जाता है। यह एक प्रकार से अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो संरचनात्मक तत्वों में से नहीं आता है। तो वह जो नहीं आता है वो कैडमियम जो है यह संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। ध्यान रखना ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब के लिए सूत्र है। तो बताइएगा दाब के लिए जो है क्या सूत्र क्या होता है। तो दाब का जो सूत्र होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यह दाब का सूत्र होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैसोलीन का पर्याय है। बताइएगा गैसोलीन का जो है पर्याय क्या होता है। तो गैसोलीन का जो पर्याय होता है वो दोस्तों आपका होता है गैसोलीन का जो पर्याय होता है उसे कहते हैं हम पेट्रोल होता है। पेट्रोल जो होता है गैसोलीन का पर्याय होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो बताइएगा एक विद्युत धारा जो होता है उत्पन्न कौन करती है। तो वह जो होता है विद्युत धारा जो होता है उत्पन्न होता है वह रासायनिक प्रभाव से होता है, चुंबकीय प्रभाव से भी होता है और उष्मीय प्रभाव से होता है। यानी कि डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका एक विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो रासायनिक प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से और उष्मीय प्रभाव से होता है। इसे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है। अब
निर्मित दर्पण है? तो बताएगा एक परावर्तक सतह अंदर की ओर जो है वक्रीय है। अब निर्मित दर्पण है तो वह जो दर्पण होता है दोस्तों आपका बी अवतल दर्पण है। ध्यान रखना बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है। तो बताइएगा गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या होता है? तो यह जो होता है लगभग पृथ्वी की सतह का निकटता जो होता है 1/6 गुना होता है। क्या होता है? लगभग पृथ्वी के सतह के गुना का 1/6 गुना होता है। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का उदाहरण है। तो बताइएगा दूध का उदाहरण क्या है? तो दूध का जो उदाहरण है एक इमल्शन है। इमल्शन जो है एक दूध का उदाहरण है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो वह जो होती है पी तरंगे जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइएगा प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाला जो तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह जो तो प्रथम भारतीय जो थे वह आपका कौन थे? अर्दरशीर और कर्स्टडीज थे। कौन से? अर्दरशीर और कर्स्टडीज थे। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहीं से आपका आज जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। साइंस का जो था प्रश्न यहीं तक रहा। अब जो था यहाँ से आपको जीके जीएस का प्रश्न जो था स्टार्ट हो जाता है। इससे ध्यान रखना है प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी अधिवृत्ति प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो थे वह अर्दरशीर और कर्स्टडीज थे। ध्यान रखना है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस भारत में हर साल को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय समुद्र दिवस भारत में हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को हर साल जो है राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बताइएगा भूटान के जो दोस्तों आधिकारिक भाषा है वह क्या है? तो भूटान के जो आधिकारिक भाषा है वह जो खगा है। क्या हुआ? जो गखा है। क्या है? जो गखा जो है भूटान का आधिकारिक भाषा है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि येलो पीतल के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो बताइएगा येलो पीतल के रूप में जो है किससे जाना जाता है? तो वह जो जाना जाता है मोगोलाइट्स को जाना जाता है। मोगोलाइट्स को जो होता है दोस्तों येलो पीतल के रूप में जाना जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय रेल विद्युतकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा केंद्रीय रेल जो है विद्युतकरण संगठन का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित होता है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित होता है आपका इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो वह जो नदी अरब सागर में गिरती है वह तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है? तो बताइएगा किस भारतीय शहर में जो है नीलाचल जो है हिल्स है? तो वह जो है नीलाचल हिल्स स्थित है वो आपका गुवाहाटी में स्थित है। ध्यान रखना ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो नीलाचल जो आपका हिल्स है वो गुवाहाटी में स्थित है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? तो बताइएगा कौन सा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? तो वह जो है नोकरेक है। क्या है? नोकरेक एक जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो बताइएगा भारत के जो है स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? वह जो प्रकाशित करता है आपका भारत सर्वेक्षण जो है वही प्रकाशित करता है। ध्यान रखना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्नलिखित में से जाना जाता है। बताइएगा जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर पर चली जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को
ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं, ध्यान रखना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब वही जो होता है आपका पृथ्वी सूर्य से जो होता है निकट आता है, क्या होता है? निकट जो आता है निकट जो आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहता है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चला जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब वही जो होता है पृथ्वी सूर्य के निकट आता है तो उसे क्या कहता है? उपसौर कहते हैं। यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबी समुद्रीय तट रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगता है? तो बताएगा सबसे लंबी जो है समुद्रीय तट रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो वह जो लगता है गुजरात के साथ लगता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो समुद्रीय सीमा होता है वह कितना होता है? जो होता है इसका समुद्रीय जो सीमा होता है गुजरात का 1214 किमी। कितना होता है? 1214 जो होता है किमी होता है, यानी कि किलोमीटर होता है। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन जब सबसे जो छोटा का पूछेगा, छोटा जो होता है सीमा किसका लगता है? तो वह जो छोटा सीमा लगता है वह गोवा का लगता है। किसका लगता है? गोवा का सबसे छोटा जो है समुद्रीय सीमा लगता है। कितना लगता है? तो यह जो लगता है लगभग आपका कितना लगता है? यह नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्ण नदी के सहायक नदी नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह जो है ब्राह्मणी नदी जो है कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब हो गया तुम्भाद्रा हो गया, भाद्रा हो गया, कोयना हो गया, यह क्या है? कृष्ण नदी की सहायक नदी है। लेकिन ब्राह्मणी जो है यह इनसे अलग भिन्न होता है। तो डी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल नीनो का अर्थ क्या है? तो बताइएगा ऑल जो होता है नीनो का जो है अर्थ क्या होता है? तो ऑल जो नीनो का अर्थ होता है वह होता है चाइल्ड क्राइस्ट होता है। क्या होता है? चाइल्ड क्राइस्ट होता है। ऑल नीनो का अर्थ होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंचनजंगा हिमालय के लिए निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो बताइएगा कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो एक आता है आपका ग्रेट हिमालय का अंतर्गत आता है। ध्यान रखना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा राज्य है ना वो भारत के वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके दोस्तों सीमा कितना लगता है? तो इसका सीमा जो लगता है ना वो 3,42,239 जो होता है 239 वर्ग जो होता है 39 वर्ग किलोमीटर जो होता है इसका सीमा लगता है। यह ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं जब दोस्तों बात करेगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों छोटा जो राज्य है छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो गोवा है। गोवा कितना है? कौन सा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल लगता है ना वो 3.702 वर्ग किमी लगता है। 3.702 वर्ग किमी जो होता है किसका सीमा लगता है? तो यह गोवा का लगता है। यह ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो होता है क्षेत्रफल के अनुसार राज्य है वो राजस्थान है। इसकी सीमा कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सबसे छोटा जो होता है वो गोवा है। इसकी जो सीमा कितना है? तो वह होता है 3.702 वर्ग किलोमीटर होता है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? बताइएगा लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया था वह 1905 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो बताइएगा सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए किसने पत्र लिखा था? तो वह जो लिखा था बहादुर शाह जफर ने लिखा था। जो था पत्र लिखा था वह ध्यान रखना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है एक नरम दल की नेता नहीं थे? तो वह जो नरम दल के नेता नहीं थे वह थे अरविंद घोष जो थे वह नरम दल के नेता नहीं थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा नेता थे तो यह गरम दल की कौन सा है? गरम दल की जो नेता
नेता थे, यह ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें जो तो कांग्रेस पार्टी है 2 भागों में बट गई। कौन कौन से? एक नरम दल, एक होता है गरम दल। एक नरम दल और एक गरम दल बट गए थे। नरम दल क्या होती थी? यह जो है आपका शांतिपूर्ण और समझौते से काम करते थे। लेकिन गरम जो क्या करता था कि यह हड़ाक दे जो तो विद्रोह कर देता था, यह ध्यान रखिएगा। उसी में से जो है नरम दल के जो एक नेता नहीं थे, तो वह अरविंद घोष नहीं थे। यह किसके नेता थे? तो यह गरम दल के नेता थे। तो यह ध्यान रखना है। बाकी सब जो यह आपका नेहरू हो गया है, नेहरू जी हो गया है, महात्मा गांधी हो गया, अम्बेडकर हो गया, एक ऐसा यह एक प्रकार से नरम दल के नेता थे। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा धार्मिक जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्तूप है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक जो स्तूप है उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वहीं पर अपना जो है क्या बनाया था? तो यह धार्मिक स्तूप बनाया था। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। यह लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मियां तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा मियां तानसेन जो है इसका मकबरा जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इसका जो मकबरा है ग्वालियर में स्थित है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात कर जो मियां तानसेन की, तो मियां तानसेन का जो नाम था वह राम तनु जो था वो पांडे था। क्या था? राम तनु पांडे था। और यह अकबर के दरबार में, किसके? अकबर के जो दरबार था, अकबर के दरबार में यह क्या था? एक संगीतकार था। कौन था? संगीतकार जो था वो कौन था? वो राम तनु पांडे था, जिसे तानसेन के नाम से हम जानते हैं। तो यह आप लोग इतनी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पहली राजधानी डैश में स्थित थी। तो बताएगा गुप्त साम्राज्य के पहली राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वह जी इसकी पहली राजधानी थी वह पाटलिपुत्रा में स्थित थी। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो बताएगा फरीद खान जो था वो किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो यह जो शेरशाह की उपाधि धारण किया था वह 1539 ईस्वी में धारण किया था। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जो है शेरशाह की उपाधि दिया था वह किसने दिया था? यह मुहम्मद बाहरी, कौन सा? मुहम्मद बाहरी नुमानी ने दिया था। कौन दिया था? मुहम्मद बाहरी नुमानी ने जो था इसे शेरशाह की उपाधि दिया था। यह ध्यान रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, एक बार यह मुहम्मद बाहरी नुमानी थे और मुहम्मद बाहरी नुमानी के ही दरबार में जो था क्या थे? यह सेनापति थे। कौन? शेरशाह जो थे शेरशाह। इसको क्या फरीद खान के नाम से पहले जाना जाता था। यह रहते थे, एक रास्ते में जा रहे थे जंगल में ना, तो शेर भेटाया। इन्होंने क्या किया ना, धड़ाक से तलवार निकाले और शेर को काट डाले। इसलिए जो है मुहम्मद बाहरी नुमानी ने इसे शेर खान की उपाधि दिया था। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान नूली नदी के किनार पर स्थित है? तो बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है स्थान लूनी नदी के किनार पर स्थित है? तो वह जो लूनी नदी के किनार पर स्थित है धौलावीरा स्थित है। क्या है? धौलावीरा है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो एक होगा चाहुदड़ो होगा, चाहुदड़ो सिंधु नदी किनारे। कौन सा? सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो जो है यह भी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेकिन हड़प्पा जो है ना यह रावी नदी के किनारे है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो बताएगा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वह जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया था? तो बताएगा एक जाति एक धर्म मानव मात्रा के लिए ईश्वर की शिक्षा किसने दिया था? तो वह जो दिया था शिक्षा आपका किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो बताएगा मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर का जो मंदिर शैली का एक उदाहरण है? तो यह जो है द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
अली वर्दी खान के बाद सिराज उल दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो बताइएगा अली वर्दी खान के बाद सिराज उल दौला किस वर्ष जो है बंगाल का नवाब बना था? यह जो बंगाल का नवाब बना था वह 1756 ईस्वी में बना था। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी तो वह क्या होता, प्रत्येक राज्यों का गठन हो रहा था। तो कुछ ऐसे राज्य थे जो आपका भारत में विलीन नहीं होना चाहते थे, वह आपको पाकिस्तान में विलीन होना चाहते थे। तो उसी में से एक राज्य था जिसे ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत मिलाया गया था। तो वह कौन था? तो यह हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। इसे ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत मिलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत कब मिलाया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो यह 13 सितंबर 1948 ईस्वी को इसे दोस्तों भारत में मिलाया गया था। यह ध्यान रखिएगा। यहाँ के दोस्तों निजाम थे, निजाम क्या कहते थे? वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे दोस्त सरदार पटेल, भाई पटेल थे ना, क्या किए कि 13 सितंबर 1948 में क्या किए थे? पुलिस के भेष में जो था सैनिक भेज दिया। सैनिक भेज को क्या किया? सब लोगों का जो है आपका बंदी बना लेगा और उसे जो है इसी के अंतर्गत इसे भारत में इसका विलय कर दिया गया। तो यह ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सिक्किम को जो दोस्तों कब मिलाया गया था? तो सिक्किम को जो मिलाया गया था यह 16 मई 1975 ईस्वी। कब? 16 मई 1975 को मिलाया गया था। लेकिन जब वहीं जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था? यह 26 अक्टूबर क्या था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इसे भारत में मिलाया गया था। तो यह आप लोग ध्यान रखना, इतना प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोवाखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था? तो बताइएगा महात्मा गांधी ने जो किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था? तो वह जो दौरा किया था आपका कब किया था? 1946 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना, भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन डैश में शुरुआत हुआ था? तो बताइएगा चिपको आंदोलन जो है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने जो था इसका शुरुआत किया था। और इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? ध्यान रखना, तो 1970 के दशक में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में जो था इसकी शुरुआत किया गया था दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो वह किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था? 1970 के दशक में। और कहाँ इसकी शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था। यह इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइएगा ग्रैमी पुरस्कार है जो निम्नलिखित में से वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों जो एक प्रश्न और ध्यान रखना कि जो ग्रैमी पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार की जो स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिथियम रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो बताइएगा लिथियम रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह जो भारत के राज्य में स्थापित कर देगी वह झारखंड में स्थापित की जाएगी। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो बताइएगा जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह जो है अधिनियमित किया गया था आपका 1948 में किया गया था। जनगणना अधिनियम अधिनियमित की गई थी। यानी कि जो तो जनगणना अधिनियम जो था कब लागू किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ध्यान रखना, आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताएगा तमाशा जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है लोक नृत्य है वह किस राज्य का है? यह महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग शामिल नहीं होता है। तो बताइएगा किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग जो है शामिल नहीं होता है। तो वह जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में जो है इसमें भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग का जो है उल्लेख नहीं होता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो होता है आपका ओडिसी हो गया, शास्त्रीय हो गया, मणिपुर हो गया, इसमें जो है ना भगवान कृष्ण से संबंधित जो है प्रसंग जो है इसमें होता है, लेकिन जो है एक मोहिनी अट्टम होता है शास्त्रीय नृत्य, इसमें नहीं होता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग भारत के नागरिकता से संबंधित है। तो बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो भारत के नागरिकता से संबंधित है। तो वह जो है भाग 2 जो है भारत की नागरिकता से संबंधित है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहीं से आप लोग ना एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है कि नागरिकता में जो अधिनियम हुआ था, नागरिकता अधिनियम कब हुआ था? अधिनियम जो था कब आया था? तो अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1955 ईस्वी में इसकी नागरिकता अधिनियम दोस्तों पारित होता है। इसे ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें से संबंधित है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है। तो बताइएगा वित्त आयोग का जो है गठन और भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो अनुच्छेद में किया गया अनुच्छेद 112 में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु की क्या है? तो बताइएगा राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होती है? तो यह जो होती है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। कितना होती है? 30 वर्ष होती है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हम कल ही आप लोगों को बताएगा कि जो आपका राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, पंचायत हो जाए, इसके चुने जाने के लिए प्रतिनिधि का आयु जो है कितना वर्ष होना चाहिए? तो देखिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अब जब वही पूछेगा ना आपका राष्ट्रपति हो गया या आपका पूछेगा उपराष्ट्रपति हो गया, इसके लिए आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वहीं जो आपको पूछेगा लोकसभा पूछेगा इसके लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यदि वही पंचायत वर्ष पूछेगा ना पंचायती राज्य व्यवस्था में, तो पंचायत जो है इसमें जो है आपका आयु जो है प्रतिनिधि चुने जाने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको यहीं से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो बताइएगा भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी जो अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है? तो यह जो अनुसूची है दल बदल से संबंधित वह 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है 10वीं अनुसूची ना, यह दल बदल कब लागू किया गया था? तो यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसे 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया था। यह ध्यान रखिएगा। इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे? यह राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे दल बदल के समय प्रधानमंत्री। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो बताइएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत किया जा सकता है? तो वह जो मनोनीत किया जाता है वो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो सदस्य होते हैं ना आपका मनोनीत जो होते हैं, यह आपका शिक्षा हो गया, साहित्य हो गया, चित्रकार से हो गया, इन क्षेत्रों से दोस्तों यह 12 जो है सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसे
ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बताइएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में शिल्पी कहा जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी जो होता है समिति के आधार पर भारत पंचायती व्यवस्था में त्रिस्तरीय क्या होता है? त्रिस्तरीय जो होता है पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन किया गया था। किसके द्वारा? अशोक राय मेहता समिति के आधार पर। और इसकी जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो इसके जो गठन हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युगों में कौन से सही है? तो बताइएगा राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग जो है सही है? तो देखिए दोस्तों आपका जो है नागालैंड का जो गठन हुआ था यह 1972 में नहीं हुआ था, यह गलत है। नागालैंड का जो गठन हुआ था यह आपका कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वह 1 सितंबर कौन सा हुआ था? 1 दिसंबर कब? 1963 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। जबकि उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 2000 ईस्वी में हुआ था। यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन आपका 1987 में हुआ था। यानी कि 2 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे? तो बताइएगा मूल्य और पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह जो थे आपका J.R. हिक्स थे। कौन थे? J.R. हिक्स जो थे वो मूल्य और पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे। डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट के शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता था? तो वह जो क्रेडिट घटक को नहीं माना जाता था वह ऋण की राशि को नहीं माना जाता था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू वो क्या होता है? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वह आयात और निर्यात दोनों बंद होना जो होता है यह बंद अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था में जो आयात होता है और निर्यात होता है वह साफा बंद हो जाता है, उसे ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोईपोरिया समिति का संबंध है? तो बताइएगा गोईपुरिया समिति का संबंध जो है किससे है? बताइएगा गोईपुरिया जो समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका बैंक क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत में 3 और नए राम स्थल साइरस बने हैं। अब देश में ऐसा स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बताइएगा हाल ही में जो होता है भारत में 3 जो है नए रामसर साइरस बने हैं। रामसर जो होता है स्थल जो होता है वह बने हैं। अब जो होता है भारत में उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? रामसर स्थलों की संख्या जो बताना है कितनी हो गई है। इनकी जो संख्या हो गई है वह जो होता है आपका 89 संख्या हो गई है। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य काला मेला का उद्घाटन किया है? तो बताइएगा आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य काला मेला का उद्घाटन किया था? तो यह जो मेला का उद्घाटन किया था कहाँ पर किया था? आपका रायपुर में किया था। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो बताइएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो वह जो शुभारंभ किया है वह आपका कहाँ पर किया है? तो वह सूरत में किया है। ध्यान रखना ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों ऐसे होगा कब मनाया गया था, पहले किस तारीख को मनाया गया था, या
अभी भी कब मनाया जाता है? यह जो था हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहला जो है कब मनाया, इसका ऐसा होता है भारत का जो था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है वह 23 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरक पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन था? तो बताएगा इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज जो था भारतीय कौन था? तो वह जो थे वो कौन थे? तो वह सिद्धार्थ अग्रवाल थे। सिद्धार्थ अग्रवाल ने सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया था। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो बताइएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो वह जो बनाया गया था आपका किसे, रोहित शर्मा को बनाया गया था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो बताइएगा हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो कहाँ पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया आपका लद्दाख में उद्घाटन किया है। ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो बताइएगा 76वें जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था हाल ही में, इसका जो थीम जो था वह क्या था? वह जो थीम था वह इसका वो था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो था इसका थीम था। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो क्वेश्चन यहीं तक रहा। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो है जितना प्रश्न कराने वाला वो सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला प्रश्न रहेगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो गया, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखना और पढ़ना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं ना, तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखना ही पड़ता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने से ही आपको पता चलता है ना कि एग्जाम में प्रश्न आपको कहाँ से पूछ रहा है वो, जो तो इससे आपको एक सटीक और सही जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं अगर कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें, जितना भी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है या बिहार से संबंधित रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।